सीरियस कैंडिडेट हो या नहीं हो। अब आ जाओ मुख्य परीक्षा पर, मेंस पे। मेंस क्या है? व्हाट इज द मेंस? प्री समझ में आया? ये सिर्फ एमसीक्यू नहीं है, ये आपका कैरेक्टर है। तो अगर आप आज से जब पढ़ना शुरू करें, तो अगर आप रीजनिंग माइंड के हैं, तो जब मैं सिलेबस एनालिसिस कराऊंगा तो उसका मकसद क्या है? आपका रीजनिंग माइंड चेक करना। ये सिलेबस हम लोग रट लेते हैं, सिलेबस रटना नहीं है। मैं चाहता तो आज उठाता और सिलेबस पढ़ाना। बहुत से लोग कह रहे होंगे सिलेबस नहीं पढ़ा रहे हैं, फलाना नहीं कर रहे हैं। जरूरत ही नहीं है इसकी तुम्हें। सबसे पहले जानो तो मुझे पढ़ना क्यों है और पढ़ने का मेरा मकसद क्या है। अब जब तुम कॉज एंड इफेक्ट के साथ पढ़ोगे सिलेबस, तब तुम्हें समझ में आएगा कि ये चीज जो पढ़ाई जा रही है, इसमें कहीं नहीं लिखा है कि हम महिला सशक्तिकरण पढ़ने जा रहे हैं तो महिला सशक्तिकरण के प्रभाव क्या क्या होंगे। अब तुम ऑटोमेटिकली, अगर तुमने आज मेरी इस पॉइंट को लिखा कि अब से जो हमें पढ़ना है कॉज एंड इफेक्ट के साथ पढ़ना है, अपने आप तुम ढूंढना शुरू कर दोगे। और अभी तुम चाहो तो प्रैक्टिस कर सकते हो घर जाके। अगर एक महिला सशक्त हो जाती है, एक महिला सशक्त हो जाती है, तो महिला के सशक्त होने के क्या क्या कारण होंगे, और एक महिला अगर सशक्त हो जाती है तो क्या क्या प्रभाव होंगे। लिख सकते हो आज तुम लोग? घर जाके होमवर्क दे रहा हूं, क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए तुम्हारा थिंकिंग, तुम्हें समझ में आएगा यूपीएससी है क्या बेसिकली। और तुम जो समझ रहे थे वो उससे डिमांड सप्लाई अलग है। तुम राशन की दुकान पे जूता ढूंढ रहे थे, सही दुकान पे पहुंचो। तो कॉज एंड इफेक्ट, एक महिला के सशक्त होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। वुमेन को इंपावर करना है, कैसे तुम इंपावर करोगे? कारण मतलब उसके कैसे तुम उसकी प्रक्रिया को स्थापित कर सकते हो, और उसके क्या क्या अगर एक महिला, एक वुमेन जो है इंपावर हो गई, इफेक्ट्स क्या क्या होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक पढ़ी लिखी महिला है, मान लो महिला को तुमने पढ़ा दिया, तो निश्चित रूप से उसके बच्चे की एजुकेशन बहुत अच्छी हो सकती है। वो अपने बच्चे की एजुकेशन के साथ साथ बच्चे की हेल्थ को लेकर भी कंसर्न हो सकती है, क्योंकि मां से ज्यादा अपने बच्चे की हेल्थ की देखभाल और कोई नहीं कर सकता। तो उसके हेल्थ को लेकर सबसे, अगर मां इस चीज को अवेयर है, तो इसका मतलब बच्चा के स्वास्थ्य क्या हो जाएगा? अच्छा हो जाएगा। डेमोग्राफिक डिविडेंड का तुम्हें लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। क्लियर है? तो पहली चीज तो ये हो गई। और सोचो, तो अगर सोचोगे, अब मैंने कहा सोचो, तो यूपीएससी में जब रीजनिंग आ जाती तो फिर अगला स्टेप होता है सोचना। आप थिंक करना, और जिस दिन तुमने थिंक करना शुरू कर दिया, एग्जाम तुम्हारा है। क्यों? इससे सबसे बड़ा लाभ क्या होगा? तुम्हारा सिलेबस तुम्हें आसपास दिखने लगेगा। जब कोई महिला तुम्हें दिखाई पड़ेगी, बोझा ढो रही है, घर के काम कर रही है, तो अब तुम्हारे लिए वो सिलेबस का पार्ट होगी। चलो इसका बिहेवियर एनालिसिस करते हैं। इसकी पर कैपिटा इनकम कितनी है, ये अपना परिवार कैसे चला रही होगी, इसके जीडीपी में कैलकुलेशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसके इन्हांसमेंट के लिए क्या किया जा सकता है, ये स्किल वर्क कर रही है, अनस्किल वर्क कर रही है। देखो कितने क्वेश्चन निकलते चले जा रहे हैं। तो अनस्किल वर्कर से इसको स्किल में कैसे लेके जा सकते हैं। मान लो स्किल हो गई, कोई काम करना चाहती है, किसी काम को करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? इनिशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। इसको इन्वेस्टमेंट देने की सुविधा है या नहीं है। अब वो तार जोड़ने शुरू हो जाएंगे, और जिस दिन तुमने तार जोड़ लिया, उसमें पढ़ाई में एक नया मेथड आ जाएगा, इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच। सुना होगा तुमने, अंतर विषयक ज्ञान यूपीएससी की सबसे बड़ी ताकत होती है। हो जाएगा तुम्हारे लिए अंतर विषयक ज्ञान। अब आ जाए मेंस क्या होता है। मेंस डिसिप्लिन है। एक पार्ट तो अच्छा है तुम्हारा। मेंस और क्या है? मुख्य परीक्षा। सुना है कि नहीं सुना इससे पहले? 1750 नंबर का होता है। हाँ, व्हाट इज मेंस एग्जाम? अपना ज्ञान, विचार व्यक्त करना। मान लो तुम्हारा कुछ भी विचार है तो व्यक्त कर दोगे उसमें। चलो, डिसीजन लेना। आप बताओ, मेंस परीक्षा तुम ही बताओ। तो 150। चलो इसको और थोड़ा एलिब्रेट। कोई और जवाब देना चाहेगा? गर्ल्स एकदम चुपचाप बैठी हुई हैं।
टू द पॉइंट लिखना या बोलना, कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा बात करना। और कोई? तुम लोगों को तो मेंस के बारे में पता होगा। मेंस एग्जाम सबसे टफेस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट फेज माना जाता है, क्योंकि इसी के मार्क्स से आपके करियर तय होता है। अगर मैं तुमसे कहूं तो मेंस कुछ और नहीं, व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी तुम्हारी क्या है। ये जो तुम इस पूरी प्रक्रिया में गेन करते हो वो मेंस है। जो यूपीएससी की प्रिपरेशन में जो तुम गेन करते हो वही मेंस है। मैं एग्जांपल लेता हूं। एक स्टूडेंट है जो बाय नेचर बहुत बिखरा हुआ है, अपने थॉट्स में, अपनी राइटिंग्स में, अपने बिहेवियर में, अपने डिसिप्लिन में बहुत स्कैटर्ड है। कभी इकोनॉमिक्स उठा लेगा, कभी पॉलिटी उठा लेगा, कभी खूब बोलना शुरू कर देगा, कभी राइटिंग नहीं करेगा, किसी डिसिप्लिन को वो फॉलो नहीं करता है। एक स्टूडेंट है जो डिसिप्लिन को फॉलो करता है बड़े ध्यान से, उसकी राइटिंग का, उसके बोलने का, उसका बात करने का। कुछ लोगों को तुमने बोलते हुए सुना होगा, जब वो बोलना शुरू कर देते हैं तो बोलते ही रहते हैं, तो बिखर जाते हैं, ठीक है। तो उनका एक अलग ही माइंडसेट होता है। होता क्या है कि जब आप मेंस में जाते हो तो मेंस में भी आपने कहा अपने विचारों को प्रस्तुत करना, नहीं, यही तो तुम नहीं जानते। तुम्हें अपने विचार नहीं प्रस्तुत करना है, एग्जामिनर के पूछे गए प्रश्न के फ्रेमवर्क के अंदर अगर वो तुमसे तुम्हारा विचार मांग रहा है तो होश में रहते हुए अपने विचार प्रस्तुत करना। अगर वो नहीं मांग रहा है तो तुम्हें देने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए एक्सप्लेनेशन यानी व्याख्या वाले प्रश्नों में आप अपना विचार नहीं रख सकते। ये डिसिप्लिन है, यानी इसको बोलते हैं फूक फूक के कदम रखना। तो मेंस कुछ और नहीं है, डिसिप्लिन, और उसके साथ साथ डिसिप्लिन किस बात का? डिसिप्लिन शब्द का, डिसिप्लिन समय का, डिसिप्लिन विचार का, डिसिप्लिन अपनी बात को रखने का, डिसिप्लिन अपने आप को किनारे रख के सामने वाले की डिमांड को समझने। कई बार ऐसा होता है, कुछ ऐसे टॉपिक आ गए, फेमिनिज्म का टॉपिक आ गया, गरीबी का टॉपिक आ गया, वो हमारे दिल के बड़ा करीब है, हम बिखर जाते हैं। आपको डिसिप्लिन मतलब होता है सेल्फ कंट्रोल। यहां पर डिसिप्लिन के साथ एक और वर्ड आएगा, सेल्फ कंट्रोल। मान लो तुम्हारी कोई एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तुमसे मान लो चंद्रयान 3 पे तुम्हारा मन आह्लादित है, एकदम देशभक्ति से भरे हुए हो, और वो तुमसे इसके हानियों के बारे में पूछ रहा है, इसे नुकसान क्या होगा। और तुमने तो पूरा एकदम खून उबाल उबाल के भारत माता की जय बोलते हुए, बहुत अच्छी बात है, तुमने सब कुछ पढ़ा हमारे वैज्ञानिकों के बारे में, और उसने पूछा कि भारत के इस अभियान का क्या निगेटिव पॉइंट होगा। अब तुम तो इसके लिए तैयार नहीं थे और तुम्हारे मन में कूद भी रहा है। मान लो तुमने कहा ज्यादा इसके नेगेटिव पॉइंट नहीं है, फायदे बहुत हैं। अब आपने अपना बिखरना शुरू कर दिया। अब आप बता, वो तुमसे क्वेश्चन कह रहा है कि इसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं। क्यों नहीं नेगेटिव पॉइंट्स हैं? मान लो जैसे तुम सोचना शुरू करो कि कुछ समय बाद जब ये यान खराब हो जाएगा तो स्पेस कचरा, स्पेस जो वेस्ट है वो बढ़ जाएगा हमारा। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि हमने यान तो छोड़ दिया, लेकिन उस कचरे को समेटने का हमारे पास कोई विज्ञान मौजूद नहीं है। तो ये कचरा क्या होगा? आने वाले दूसरे यान से टकरा सकता है, उनको नुकसान पहुंचा सकता है, बहुत कुछ ऐसा हो सकता है। हम इसके बारे में बात करेंगे, स्पेस वेस्ट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। राइट और रॉन्ग? क्योंकि हमने पढ़ते समय उसको सोचा ही नहीं। और जब हम प्रभाव वर्ड यूज करते हैं तो प्रभाव पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। जो स्टूडेंट न्यूट्रल होकर इसके दोनों प्रभावों को समझ सकता है, जो किसी चीज से अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, और वो कौन नहीं होगा? जो डिसिप्लिन्ड है। जो डिसिप्लिन्ड है, जो रीजन, और फर्स्ट स्टेप में क्या सीखा हमने? रीजन, कारण और प्रभाव सीखा, वो हमारी आदत का हिस्सा बना। सेकंड में कहता है कि इस आदत को डिसिप्लिन कर दो। अगर एग्जामिनर तुमने कहा कि मेरे अपने विचारों को रखना, नहीं, वो जो तुमसे विचार रखने के लिए कह रहा है, तुम बाध्य हो कि तुम्हें उसी तरीके से रखना है। और रखते समय तुम्हारा ज्ञान नहीं चेक किया जा रहा है, तुम कितना अथाह डूब गए हो। अगर वो तुमसे कह रहा है 150 वर्ड में रखना है तो तुम्हें 150 वर्ड में ही रखना है। तुमसे कह रहा है 7 मिनट में एक आंसर लिखना है, तुम्हें 7 मिनट में ही एक आंसर लिखना है। तुमसे कह रहा है तुम्हारे मन मर्जी की, दिल तुम्हारा बल्ले बल्ले कर रहा है, लेकिन तुम्हें उसका निगेटिव पॉइंट, नकारात्मक पक्ष लिखना है, तो तुम्हें उसका नकारात्मक पक्ष लिखना पड़ेगा। और ये वही कर सकता है जो डे 1 से डिसिप्लिन्ड है, जो अपने आचार व्यवहार में अपने माइंड को कंट्रोल करके चल सकता है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रख सकता है, वही सक्सेसफुल हो सकता है। मैंने कितनी कॉपियां देखी हैं
बड़े बड़े विद्वानों की बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, 4 उनसे लिखवा दो आंसर, लिखा नहीं जाता। कई ऐसे बच्चों को देखा है, मतलब लिखना शुरू किया, अरे वो इतना भावनात्मक होके लिख देते हैं किसी चीज पे, कोई वीरता राष्ट्रभक्ति की बात आ जाती है, पता चला कि आधे से ज्यादा में उनका खाली इंट्रोडक्शन ही खत्म नहीं हो पाया। और जगह आपको पता है फिक्स होती है, आपको लिखने के लिए फिक्स जगह मिलती है, उसी में क्वेश्चन छपे होते, इतने में ही आपको लिखना है, और आप बह गए, मामला साफ हो गया, आपने अपना आंसर ही कंक्लूड नहीं किया। तो ये क्या होगा, ये सारे वो स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में डिसिप्लिन का फायदा नहीं उठाया। उनको लगा था कि बी कॉपी सी कॉपी भर देंगे तो पास हो जाएंगे। तो यहां हर शब्द, हर पॉइंट, हर क्वेश्चन, यानी जब क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो सिर्फ आप उस क्वेश्चन पे फोकस करो। कई बच्चों को कुछ अपना 1-2 अच्छा पॉइंट मिल गया, उसी में बहक गए, चलो यार अब लिख डालते हैं। शुरुआत के 4-5 क्वेश्चन आपने याद किया होगा कि बहुत मन से धीरे धीरे सुंदर सुंदर अंडरलाइन करते हुए लिखते हैं, बाद में हम सिग्नेचर वाली मुद्रा में आ जाते हैं। तो वो कहता है यहां काम नहीं चलेगा, आपको पहला क्वेश्चन भी उसी डिसिप्लिन के साथ करना है जो लास्ट क्वेश्चन को करना है। तो यूपीएससी में जो व्यक्तित्व है, आप एक्चुअली में तुमने क्या हासिल किया 1 साल कोचिंग में, वो तुम्हें मेंस में दिखाई पड़ता है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं आईएएस व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व का इम्तिहान है। बार बार इसीलिए मैं कहता हूं, ये कोई कोर्ट नहीं है, क्योंकि इस व्यक्तित्व प्रक्रिया में आप मान लो जैसे आपको मैंने एक डायरी दी है जिसमें आपको मॉर्निंग रिचुअल फॉलो करने हैं, अब आप नहीं कर रहे हो, आप कैजुअल हो, आप आज नहीं तो कल फंसोगे, अपनी कैजुअलनेस उस आंसर राइटिंग में दिखा दोगे। आपको यहां प्रैक्टिस करने के लिए कहा जा रहा है, आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, वो सारी चीजें वो वहां जाकर इकट्ठा हो जाएंगी और वो तुम्हें फिर रिप्लाई कर देगा। सो मेंस कुछ और नहीं है, आपका उस प्रेजेंस में रहना और डिसिप्लिन होकर रहना है। और मेंस परीक्षा इसीलिए बहुत कठिन मानी जाती है क्योंकि ये जो कुछ भी आपने थ्रू आउट लाइफ सीखा है ना, वो सब कुछ मांगती है ये। बहुत से बच्चे क्वेश्चन को एनालाइज ही नहीं कर पाते कि वो क्या डिमांड कर रहा है, वो ये लिखते हैं जो हम चाहते हैं। कई बच्चे शब्दों को नहीं समझ पाते कि कितने वर्ड्स में, वो किसी को खूब फैल के लिखने लगे, किसी को शॉर्ट कर दिया, किसी में पॉइंट्स बढ़ा दिए। वो कहता है थ्रू आउट डिसिप्लिन चाहिए, और अगर ये डिसिप्लिन मेंटेन है, और सब्जेक्ट में, हिस्ट्री में भी वही डिसिप्लिन चाहिए। एक पेपर में 3-3 तरह के सब्जेक्ट होते हैं, इंडियन सोसाइटी लिखते समय भी हमें वही डिसिप्लिन चाहिए, ज्योग्राफी करते समय भी हमें वही डिसिप्लिन चाहिए। अगर हमने ये डिसिप्लिन मेंटेन कर लिया तो हमारे लिए चीजें बहुत